चलिए बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेटिज्म को क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन आज के इस टॉपिक को बच्चों आगे बढ़ाने से पहले हम बात करेंगे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के बारे में। देखिए, एक ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसके बारे में पहले बात करना चाहूंगा। बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंसीडर किया और उसके पास बगल में एक मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर दिया। अब बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक स्विच को भी कनेक्ट किया हुआ है। अब जैसे ही ऑर्स्टेड ने इस इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन किया, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बच्चों करंट फ्लो करने लगा और ये मैग्नेटिक कंपास की निडल डिफ्लेक्ट होने लगी, मूवमेंट शो करने लगी। और जैसे ही इस इलेक्ट्रिक सर्किट के स्विच को दोबारा ओपन किया गया, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना बंद कर दिया और उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक कंपास की निडल अब डिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। फिर से उन्होंने थोड़ी देर बाद इस इलेक्ट्रिक स्विच को दोबारा ऑन किया तो उन्होंने देखा कि फिर से सर्किट के अंदर करंट फ्लो करने लगा और हमारा जो मैग्नेटिक कंपास था अब वो दोबारा डिफ्लेक्ट करने लगा। तो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक बात कंक्लूड किया। उन्हें ये बात पता चली कि जब जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था तब तब ये मैग्नेटिक कंपास की निडल डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, मूवमेंट दिखा रही थी, और जैसे ही करंट बंद कर दिया अब ये मैग्नेटिक कंपास की निडल कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाती है। इसका मतलब ये मैग्नेटिक कंपास सिर्फ तब तब डिफ्लेक्शन शो कर रहा था जिस समय सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था। अब हम ये बात तो जानते हैं कि मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो निडल होती है वो नेचर वाइज तो मैग्नेटिक होती है, तो अगर वो निडल मूवमेंट शो कर रही है, डिफ्लेक्शन दिखा रही है, इसका मतलब डेफिनेटली उसके ऊपर किसी ना किसी का मैग्नेटिक फोर्स पड़ रहा है। और यहां पर जब जब करंट प्रेजेंट था इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उसी वक्त केवल हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म शो करती होगी। तो बच्चों, आप ये बात तो समझ पा रहे होंगे कि हमें कैसे ये बात मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। तो हमें ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से इस बात का आइडिया मिल गया। अब हम आज देखेंगे कि कैसे हम एक वायर के अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो किस तरीके का हमें उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखने को मिलता है, उसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो बच्चों, हम सबसे पहले बात करेंगे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के बारे में। यानी कि हम यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर ले लेते हैं और उसके अंदर हम करंट फ्लो कराएंगे और देखेंगे कि कैसा हमें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखने को मिलता है। तो बच्चों, मान लेते हैं ये जो वायर है इसमें इस वक्त ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। देखिए, मैंने अभी फिलहाल यहाँ पर बैटरी वगैरह नहीं दिखाई है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर कोई बैटरी तो कनेक्ट होगी, वरना करंट कैसे फ्लो करेगा। लेकिन अभी के लिए हमने यहाँ पर कोई बैटरी शो नहीं किया है, तो हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया है कि एक वायर है और उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। कोई ना कोई डायरेक्शन भी करंट की लेनी थी तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन ले लिया। मान लेते हैं स्ट्रेट वायर में ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली ये मैग्नेटिज्म भी दिखाएगा। तो बच्चों, यहां पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में देखने को मिलेगी। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न दिख रहा है वो सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है। बहुत सारे आपको सर्कल नजर आ रहे होंगे और उन सभी सर्कल का जो सेंटर है वो कॉमन है और उसी सेंटर से हमारा वायर पास हुआ है। तो अब आप ये बात तो जानते हैं, जिन सर्कल के सेंटर कॉमन होते हैं उन्हें हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बुलाते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है और उसके अंदर अगर हम करंट को फ्लो करें तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखने को मिलता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो बच्चों, हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न तो देख लिया, लेकिन हमें इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता करना होगा। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि मैक्सवेल नाम के एक वैज्ञानिक ने हमें इसकी डायरेक्शन पता करने का एक बहुत बढ़िया तरीका भी दिया था, जिसका नाम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी है। बच्चों, इस रूल के अकॉर्डिंग आप अपने राइट हैंड को इस वायर के पास लेकर आ जाओ। ठीक है, ये जो करंट कैरिंग वायर आपको दिख रहा है सामने, इसके पास आप अपना राइट हैंड ले आओ और अपने थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ करना, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। अगर करंट नीचे फ्लो कर रहा होता तो हम अपने थंब को भी नीचे की तरफ पॉइंट करते। तो हमें क्या करना है, हमें इस वायर को अपने राइट हैंड के पास लाना है और अपने थंब को उस तरफ पॉइंट करना है जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है। अब बच्चों, जैसे ही आप अपनी फिंगर्स को दोबारा बेंड करेंगे इस वायर को पकड़ने के लिए, तो जिस डायरेक्शन में आपने अपनी फिंगर्स को बेंड किया है वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और ये डायरेक्शन बोलो कौन सी मानी जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चों, शायद आपको ये बात अब समझ में आ रही होगी कि कैसे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के केस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न का डायग्राम बना सकते हैं और कैसे राइट हैंड थंब रूल की मदद से हम उसकी डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हैं। अब बच्चों, अगर इसी वायर में करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा होता तो हम डायरेक्शन कैसे पता लगाते, हम अपने थंब को नीचे की तरफ पॉइंट करते और जब आप अपने फिंगर्स को दोबारा बेंड करते तो अब आपको डायरेक्शन कैसी मिलती बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो जब भी आपको डायरेक्शन पता करना हो, आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करिए और उससे आपको अपने कॉन्सेंट्रिक सर्कल की डायरेक्शन का पता चल जाएगा। अच्छा बच्चों, यहां पर यह बात ध्यान रखना कि ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये हमने केवल एक पॉइंट के अलोंग ही आपको दिखाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरे वायर्स पर आपको इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखने को मिलेंगे। अब बच्चों, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के केस में आपने मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न भी देख लिया और उसके डायरेक्शन की भी बात कर ली। अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी सिंबल से डिनोट किया जाता है। और अब मैं यहाँ पर यह जानना चाहता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनी है, वो मैग्नेटिक फील्ड आखिर किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। तो बच्चों, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप करंट का अमाउंट बढ़ाते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आप करंट को कम करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं दैट कैपिटल बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। हमारी मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा बच्चों, आपको एक बात यहाँ पर और ध्यान रखनी होगी कि इस वायर के अगर आप पास में रहते हैं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप इस वायर से बहुत ज्यादा दूर जाते हैं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वीक देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे सर्कल बड़े होते जाएंगे, उनके बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी वायर से, मैग्नेटिक फील्ड आपको उतनी ही वीक देखने को मिलेगी, और डिस्टेंस जितनी कम होगी वायर से, आपको मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दो डिपेंडेंसी बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, और उम्मीद करता हूं कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम अपने अगले वायर के ऊपर चलते हैं, जो देखने में नेचर वाइज सर्कुलर लूप जैसा होगा। तो हमने यहाँ पर एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में एक वायर को बना दिया, और ये एक सिंगल वायर है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कई बार वायर को लपेटा हूं, नहीं, सिंगल लूप है। और नीचे ही नीचे इसको हम एक बैटरी से भी कनेक्ट कर देते हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक रजिस्टर भी यहाँ पर अटैच किया है। अब आप ये बात तो समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर रजिस्टर क्यों लगाया है। भाई, अगर आप बिना रजिस्टर के डायरेक्टली बैटरी को पॉजिटिव से नेगेटिव तक जोड़ देते तो ये एक शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो जाती। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कंडीशन ना हो पाए, इसलिए हमने यहाँ पर एक रजिस्टर को अटैच कर दिया है। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी इस सर्किट में, तो हम जानते हैं करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और ट्रैवल करके नेगेटिव टर्मिनल में वापस चला जाता है। और अब हमें बनाना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, और बाद में उसके डायरेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे। तो बच्चों, एक काम करिए, मान लेते हैं इस सर्कुलर लूप का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेता हूं। ये छोटा सा पार्ट देखने में स्ट्रेट टाइप का होगा। देखिए, समझना मेरी बात को, वैसे तो ये सर्कुलर लूप पूरा मुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम इसके एक छोटे से हिस्से को देखें तो वो हमें मुड़ा हुआ नहीं लगता है। वो हमें कैसा लगेगा, एकदम स्ट्रेट टाइप का लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि एक स्ट्रेट वायर है जिससे करंट फ्लो कर रहा है। तो अभी हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के केस में तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न पहले ही देख चुके हैं। तो अगर मैं इतने छोटे से हिस्से की बात कर रहा हूं जो कि देखने में स्ट्रेट टाइप का है, तो इस पर भी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न वैसा ही बनना चाहिए जैसा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के केस में बना था। तो चलिए, यहां पर हमने वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बना दिया। वहीं पर दूसरी तरफ अगर मैं इस जगह पर भी ध्यान से देखूं और यहां पर भी एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करूं, तो वो भी देखने में स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जैसा लगेगा। तो वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न वैसा ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में ही बनेगा। तो बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर दो जगह पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपको दिखाया है, लेकिन पूरे सर्कुलर लूप में आपको इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न दिखेगा। क्यों? क्योंकि करंट तो पूरे सर्कुलर लूप के अंदर ही फ्लो हो रहा है, तो सब जगह पर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न डायग्राम होता है, लेकिन मैंने सिर्फ दो जगह पर इंडिकेट किया है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर इन मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न का डायरेक्शन क्या होगा। तो बच्चों, हमारे पास वही तरीका है, हम राइट हैंड थंब रूल लगाकर देखेंगे, वहीं से हमें पता चल जाएगा डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर आप इस वाले केस में देखें तो यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो यहाँ पर करंट जो है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो जब आप यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपको अपना थंब नीचे की तरफ प्लेस करना होगा बच्चों, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको डायरेक्शन क्या मिलेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की। तो बच्चों, अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की डायरेक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये बाहर से अंदर की तरफ आ रही हैं, बाहर से अंदर की तरफ आ रही हैं, और अंदर से फिर से घूमकर ये दोबारा बाहर से होते हुए दोबारा इस सर्कुलर लूप के अंदर एंटर कर रही हैं। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी आपको इस सर्कुलर लूप का जो फ्रंट फेस दिखाई दे रहा है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं, और मेरी तरफ जो इसका फेस होगा वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं।
और घूम के दोबारा आपके सामने वाले फेस की तरफ दोबारा एंटर कर रही हैं। अब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में एक बात तो जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ एंटर करती हैं। तो अगर ये आगे से एंटर कर रही हैं तो इसका मतलब आपकी तरफ इस सर्कुलर लूप का जो फेस है वो साउथ पोल माना जाएगा और मेरी तरफ इस सर्कुलर लूप का जो फेस है वो नॉर्थ पोल माना जाएगा। तो बच्चों ये बात ध्यान रहे कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बनाने हैं। राइट हैंड थंब रूल से ही आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी और आप देख पा रहे हैं कि आपकी तरफ वाला फेस आपको साउथ पोल दिख रहा है और मेरी तरफ से जो फेस है वो नॉर्थ पोल दिख रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाहते हैं या पोल्स का आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं और सिंपल तरीके से, तो मैं आपको एक तरीका और भी दे सकता हूं। आप एक काम करिए, एक तरफ आप कैपिटल एन लिख दीजिए और एक तरफ आप कैपिटल एस लिख दीजिए। अभी एन का मतलब नॉर्थ पोल और एस का मतलब साउथ पोल होता है। अब बच्चों अगर आप एस सिंबल की तरफ ध्यान से देखें तो उसमें हमने कुछ एरो मार्क भी मार्क किया है और उस एरो मार्क के अकॉर्डिंग अगर आप डायरेक्शन को सोचें तो वो डायरेक्शन आपको कैसी लग रही होगी, क्लॉकवाइज। यानी कि जब भी आपको क्लॉकवाइज फॉर्म में करंट फ्लो होता हुआ दिखे तो उस जगह को आप साउथ पोल मान सकते हैं। लेकिन वहीं पर आप कैपिटल एन की तरफ ध्यान से देखिए, कैपिटल एन लेटर में भी हमने कुछ एरो मार्क फॉलो किए हैं और अगर हम उन एरो मार्क को ध्यान से देखें तो बच्चों आपको जो डायरेक्शन दिख रही होगी वो कैसी दिख रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही होगी। यानी कि जहां पर भी हमें एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न में करंट फ्लो होता हुआ दिखेगा वहां पर हम कौन सा पोल मानेंगे, नॉर्थ पोल मानेंगे। तो अभी जरा अपने सर्कुलर लूप को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि आपको आपके साइड से करंट का डायरेक्शन क्या दिख रहा है। तो आप बच्चों देख पा रहे होंगे कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आपकी तरफ से क्लॉकवाइज दिख रहा है, मैं अपनी तरफ से देखूंगा तो मुझे ये कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मगर आपकी तरफ से ये क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन एस सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके सामने वाला जो फेस हो गया वो साउथ पोल हो गया और मेरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रही है तो मेरे सामने वाला फेस कैसा माना जाएगा, नॉर्थ पोल। इसके अलावा बच्चों ये बात ध्यान रखना कि जब ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन पूरा घूम के सेंटर से निकलती हैं तो सेंटर पे ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन एकदम पैरेलल दिखती हैं। तो इसका मतलब आप ये बात तो जानते हो कि अगर मैग्नेटिक फोर्स लाइन को पैरेलल ड्रॉ किया जाता है तो इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मानी जाती है, यूनिफॉर्म मानी जाती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है। और बच्चों ना सिर्फ कांस्टेंट होती है बल्कि सबसे ज्यादा वैल्यू हमें मैग्नेटिक फील्ड की वहीं पर देखने को मिलती है। तो बच्चों अगर आपसे कभी कोई ये बात पूछ दे कि हमें सर्कुलर लूप के केस में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां देखने को मिलेगी, तो आप क्या बताएंगे कि भाई सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है और ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है बल्कि यूनिफॉर्म भी होती है। अब बच्चों अगर आप सेंटर से दूर जाते हैं, तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी और डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। इसके अलावा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक और चीज पर डिपेंड करती है एंड दैट इज द अमाउंट ऑफ करंट। भाई सीधी बात है, करंट से ही तो मैग्नेटिज्म देखने को मिल रहा है। तो करंट बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट कम करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चों एक और भी फैक्टर यहां पर हो सकता है जिस पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है एंड दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स। आपने कितने बार वायर को लपेटकर बार बार घुमाकर ये सर्कुलर लूप बनाया है। अगर आपने एक बार बनाया है, एक ही बार वायर घुमाया है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कम मिल रही होगी। अगर आप यही नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, वायर को कई बार टर्न करने के बाद आप सर्कुलर लूप यूज करें तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अभी आपको ये बात तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक टर्न वाला सर्कुलर लूप है जिससे हमें 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। अभी मैं उसके अंदर एक से ज्यादा टर्न बढ़ा दूं, मान लेते हैं 4 टर्न्स कर देता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चों 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर पहले 10 टेस्ला मिल रही थी तो अब 40 टेस्ला मिलेगी। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करती है। तो बच्चों ये था सर्कुलर लूप के केस में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सोलेनॉइड के बारे में, जो कि देखने में एक कॉइल्ड वायर के समान होता है। तो बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर इस कॉइल्ड वायर से हम करंट को फ्लो करवाएं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा देखने को मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपके सामने देख पा रहे हैं एक सोलेनॉइड प्लेस किया है जो कि कॉइल्ड वायर है। और चलिए इसको भी एक बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं और ऑब्वियसली रजिस्टर भी लगाना होगा वरना शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो जाएगी।
और जैसे ही आप इसका स्विच क्लोज करते हैं और इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू करेगा, आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। बच्चों याद करिए, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपने किसके केस में देखा था? रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट के केस में भी बच्चों आपको कुछ इसी टाइप का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखने को मिला था। तो बच्चों हम ऐसा बोल सकते हैं कि सोलेनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखने को मिलता है वो किसके सिमिलर होता है? मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ द रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट। तो यहां पर अब दूसरा क्वेश्चन इन मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न के डायरेक्शन के बारे में आता है कि इसकी डायरेक्शन किधर से किधर जा रही है। और डायरेक्शन पता लगाने के लिए हमें पता होने चाहिए पोल्स। तो अगर हमें यह पता चल गया कि यहाँ पर नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है, तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न का डायरेक्शन भी बड़े आराम से मार्क कर लेंगे। तो बच्चों देखिए, करंट यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और जब टर्मिनल से करंट निकलकर इस सोलेनॉइड तक आएगा तो इस सोलेनॉइड के अंदर बच्चों बहुत सारे सर्कुलर टर्न प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हमारा जो करंट है वो भी सर्कुलर फॉर्म में गोल गोल घूमते हुए ही आगे बढ़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि करंट की डायरेक्शन को देखकर हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि पोल कौन सा है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सोलेनॉइड को क्रिएट करने के लिए जो सर्कुलर टर्न दिए गए हैं ये किस डायरेक्शन में दिए हैं। क्या आपने इसको ऐसे बांधा है या आपने इसको ऐसे करके बांधा है? भाई दोनों पॉइंट में बड़ा अंतर पड़ जाएगा। अगर आपने इन सर्कुलर लूप्स को, ये जो सोलेनॉइड के अंदर आपको सर्कुलर टर्न दिख रहे हैं, अगर आपने इनको क्लॉकवाइज पैटर्न के हिसाब से वाइंड अप किया था तो आपको अलग डायरेक्शन देखने को मिलेगी। और अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज वे में इसको बनाया था तो आपको डायरेक्शन कुछ अलग टाइप की देखने को मिलेगी। जैसे मान लो आपने इसको क्लॉकवाइज वे में बनाया, ऐसे करके इस तरीके से आपने वाइंडिंग करी थी, तो क्या होगा कि करंट भी इसी वे में फ्लो करेगा। तो अब ये डायरेक्शन बोलो कौन सी मानी जाएगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब ये वाला पोल साउथ पोल की तरह काम करेगा। लेकिन बच्चों कहीं अगर आपने अपने सोलेनॉइड को एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न में वाइंड अप किया होता, कुछ इस तरीके से सर्कुलर टर्न बनाए होते, तो आपका करंट भी एंटी क्लॉकवाइज वे में ही मूव करता और ये पोल आपका उस केस में नॉर्थ पोल की तरह काम करता। तो बच्चों फिलहाल तो हमने इस केस में एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न को यूज किया हुआ है। तो एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न के हिसाब से हमारा ये वाला पोल नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है। और अगर ये पोल हमारा नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है तो ऑब्वियसली जो दूसरा पोल होगा वो साउथ पोल की तरह ही माना जाएगा। तो अब जब पोल्स पता चल गए हैं तो आप ये बात जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पोल्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ की तरफ जाती हैं और अंदर ही अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। तो ये हमें मिल गया मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न और हमें पता चल गई इसकी डायरेक्शन भी। बच्चों सोलेनॉइड के केस में एक बात का ध्यान रखिएगा कि सोलेनॉइड की जो लेंथ होती है वो उसके डायमीटर के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपने डायमीटर के कंपैरिजन में लेंथ को कम कर दिया तो वो सोलेनॉइड की तरह काम ही नहीं करेगा, वो सर्कुलर लूप जैसा लगेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एक सोलेनॉइड को बनाने के लिए हमें जो लेंथ लेनी होती है वो डायमीटर से ज्यादा लेनी होती है। इसके अलावा बच्चों आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, वो काफी वीक होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा बढ़ा दें, स्ट्रांग कर दें, तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन की रॉड एज अ कोर प्लेस करनी होगी। ऐसा करते ही क्या होगा भाई, हम ये बात जानते हैं कि जो आयरन है वो क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, वो मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करता है, उसकी परमेबिलिटी हायर है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सॉफ्ट आयरन रॉड एज अ कोर इंसर्ट कर देंगे वो इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा और ओवरऑल हमारे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी। और बच्चों ध्यान रहे, जिस समय आप सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन रॉड डालेंगे एज अ कोर, उस समय हम अपने सोलेनॉइड को सोलेनॉइड नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से बुलाने लगेंगे। तो बच्चों अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है तो आपको क्या बोलना है, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन रॉड को प्लेस कर दो, ये पूरा सिस्टम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। अब यहाँ पर एग्जाम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को किस किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो आप एक बात तो जानते हैं कि भाई ये मैग्नेटिज्म करंट की वजह से देखने को मिल रहा है, तो पहला फैक्टर तो करंट हो गया। करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो एक तो हो गया करंट, हम करंट को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा या घटा सकते हैं। दूसरा हो गया टर्न्स। आपने देखा इस सोलेनॉइड के अंदर बहुत सारे सर्कुलर टर्न है, अगर आप इस सर्कुलर टर्न्स को बढ़ा दे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पे भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। और तीसरा तरीका क्या होगा बच्चों, हम एक सॉफ्ट आयरन रॉड या कोई मैग्नेटिक मटेरियल को एज अ कोर प्लेस कर सकते हैं इस सोलेनॉइड के बीच में। तो बच्चों ये तीन तरीके हो गए हमारे पास जिससे हम एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं अपने सोलेनॉइड की।
तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म कैसे डेवलप हो रहा है ये बात आपको समझ में आई होगी।